नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश कुमार है। मैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग झारखंड सरकार में शिक्षण के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों, पहली बार हमारे स्टूडेंट्स के विशेष आग्रह पर ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी के रूप में आज मैं पहली बार आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को लगता है झारखंड पीटी का जो सेकंड पेपर है और उस पेपर में सीएनटी, मुझे लगता है कि जैसा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि सीएनटी टॉपिक है वो काफ़ी टफ है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं इस सीएनटी को आप लोगों के लिए काफ़ी इजी भाषा में इसके कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सीएनटी जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म में आप तक मैं सीएनटी को पहुंचाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये सीएनटी जो एक आपके जहन में, आपके जहनियत में जो एक बना हुआ है कि ये काफ़ी टफ है, वो मुझे लगता है कि शायद आप इस क्लास को करने के बाद ऐसा महसूस होगा कि सीएनटी में वैसा कुछ खास नहीं है, इसे केवल एक समझने की ज़रूरत है। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेंगे तो सीएनटी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आप इजी तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं सीएनटी। तो सीएनटी झारखंड का जो सेकेंड पेपर है, इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है, जो झारखंड लोक सेवा आयोग जो आपको बताई है कि झारखंड के भूमि संबंधी कानून आपको इसमें पढ़ना है, तो वो हम लोग देखेंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, झारखंड के भूमि संबंधी कानून जेपीएससी सेकेंड पेपर में आपको, सेकेंड पेपर का जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून है, इसमें आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन इसमें आएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून से आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें सबसे पहले जो आपको पूछा जाएगा वो सीएनटी है। सीएनटी से 5 क्वेश्चन, एसपीटी से 5 क्वेश्चन और अदर्स या अन्य से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपका निकल करके आएगा। सीएनटी 5 क्वेश्चन, एसपीटी 5 क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन। हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सीएनटी को जानेंगे, उसके बाद एसपीटी को जानेंगे और अन्य जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून है उन कानून को हम लोग देखेंगे। इस अन्य में जो मेरा स्ट्रैटेजी है, जो बताएंगे आपको, सबसे पहले जो बताएंगे वो होगा विल्किंसन कानून, विल्किंसन रूल्स की चर्चा होगी। विल्किंसन रूल एक ये सेगमेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। अन्य में दूसरा सेगमेंट्स होगा भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950, इस पे हमारी बात होगी। इसके अलावा झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, झारखंड भूमि अधिकतम
अधिकतम सीमा अधिनियम, झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961 इस पे बात होगी। और भू अर्जन अधिनियम 2013, भू अर्जन अधिनियम 2013। 5 क्वेश्चन सीएनटी से, एसपीटी से 5 क्वेश्चन, और अन्य में हम विल्किंसन रूल पे बात करेंगे, भूमि सुधार अधिनियम 1950 पे बात करेंगे, और झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961 पे बात करेंगे, और भू अर्जन अधिनियम 2013 पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीएनटी पे बात करेंगे। सीएनटी, तो सीएनटी को जानने के पहले मेरा जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में मैं ये बताऊंगा कि सीएनटी या फिर झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून है, उन कानून में बहुत सारे शब्द आए, तो उन शब्दों को पहले जानना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक वो शब्द, वो शब्दावली आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक अच्छे तरीके से आप पूरे सीएनटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको झारखंड के सीएनटी या फिर अन्य जो भूमि संबंधी कानून है, उस कानून में जो कठिन शब्दावलियां हैं, और जिसके कारण उन कठिन शब्दावलियों को नहीं समझ पाने के कारण भूमि संबंधी जो कानून है, सीएनटी है या एसपीटी है, आपको थोड़ा भारी लगता है। तो यहाँ से वो जो भारी आपको लग रहा है वो खत्म होते जाएगा, धीरे धीरे वो लगने लगेगा। जब आप उसके शब्दावली को जब आप समझने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि सीएनटी तो काफी इजी है, केवल समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग सीएनटी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके एक एक एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। वो शब्दावली जब हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग सीएनटी के पूरे होल कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। सीएनटी के इंट्रोडक्शन पे आएंगे, उसके डेवलपमेंट पे आएंगे, उसके बाद उसके धारा पे आएंगे, और उसका फिर हम लोग आगे मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम लोग एसपीटी पे आएंगे। एसपीटी के हर एक पहलू को हम लोग देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके डेवलपमेंट को देखेंगे, और एसपीटी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अन्य जो क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें विल्किंसन रूल को हम लोग समझेंगे, भूमि सुधार अधिनियम 1950 को समझेंगे, और झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961 और भू अर्जन अधिनियम 2013 को जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी शब्दावली को, सीएनटी से संबंधित जो शब्दावली आएगी, उन शब्दावली को हम लोग जानेंगे, और उसके बाद इन शब्दावली को जानने के बाद आपके अंदर से जो भय है सीएनटी एवं अन्य झारखंड के भूमि संबंधी कानून से, ये क्वेश्चन काफी भारी है, समझ में नहीं आता है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को वो सारी जो भय है वो दूर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरा जो टारगेट है सीएनटी को पढ़ाने का, तो सीएनटी में हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि सीएनटी में अध्याय कितना है, ये हमें जानना होगा। सीएनटी में इसके 19 अध्याय है, 19 अध्याय है सीएनटी में, 19 अध्याय है, और धारा कितना है, तो धारा पे यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके 271 धारा, 19 अध्याय और 271 धारा। इन 271 धारा में जो विशेष धारा पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरा जो अपना तजुर्बा है, पिछले 20 सालों से मैं इस कार्य में संलग्न भी हूँ,
हालांकि मैं सरकारी सेवा में 10 सालों से मैं हूँ, इसके पहले भी मैं शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। तो कुल मिलाकर मेरा जो अनुभव है वो 20 साल का अनुभव है। इस 20 साल के अनुभव में मैं चूंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी मैं दिया था, 2 बार मैंने साक्षात्कार भी दिया, तो वो सारे अनुभव लेकर मैं आप तक पहुंचूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो अनुभव है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाए, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। तो ये 271 धारा की लिए यदि बात करेंगे तो 271 धारा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने भी लॉ से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, और जो आपका बेयर एक्ट है उस बेयर एक्ट को भी मैंने अध्ययन किया, और अन्य सारी किताबों का मैंने अध्ययन करके कुछ इसके क्रक्स 271 धारा के क्रक्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और देखिएगा, मुझे विश्वास है उन्हीं 271 धारा के जो क्रक्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जेपीएससी उसी से पूछेगा, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है। तो इन 271 धारा में से आप जिसको पढ़ेंगे, जिसको जानेंगे, वो होगा धारा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन धारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 21A, 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 22, 22 के बाद हम लोग देखेंगे 37, 38, 37, 38, 41, 43, 44, 44, 44, 46, 46, 49, 49, 49, 71, 71, 71B, 71B, और 264, 264। अब आप देख लीजिए कितना, मुझे लगता है कि 24 धारा ही आपको करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुल मिलाकर आपको ये 25 धारा ही आपको पढ़ना है। जितनी भी धारा है सीएनटी में, इन धारा में केवल आप 25 धारा आप पढ़ करके जाएं। क्वेश्चन आपका इन्हीं 25 धारा में से पूछे जाएंगे। इतना 271 धारा में आप अपना एनर्जी को न लगाएं, ये मेरा अपना तजुर्बा है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये जो भी मैं आपको बताऊंगा इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको जानने के पहले जो आपको जानना है, जो समझना है, सीएनटी से संबंधित शब्दावली, तो उन शब्दावली को हम लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण शब्दावली, उन महत्वपूर्ण शब्दावली का हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस सीएनटी को जानेंगे। तो महत्वपूर्ण शब्दावली में सीएनटी के महत्वपूर्ण शब्दावली, इस पे हम लोग आते हैं। इन महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले आएगा आपका अंचल। हमें जानना होगा कि अंचल है क्या। तो बेसिकली अंचल है क्या, तो अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई। अंचल क्या है? अनुमंडल और हल्का
अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई, बीच की इकाई ये अंचल, अंचल अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई है। प्रत्येक अंचल में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक और एक विशेषता होगी कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का होते हैं। प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का, याद रखेंगे अभी आएगा ये ला हल्का। तो प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का होते हैं, 10 से 12 हल्का होते हैं। और प्रत्येक अंचल ये जो हल्का है वो क्या है, वो जानेंगे हल्का। तो प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का होते हैं और प्रत्येक अंचल की सबसे छोटी जो राजस्व इकाई है वो हल्का होती है। तो हल्का में 10 से 12 गांव होते हैं, हल्का में 10 से 12 गांव होते हैं, ये आपको जानना होगा। 10 से 12 गांव होते हैं, हल्का में 10 से 12 गांव होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंचल के बाद हल्का आइए। तो हल्का अंचल की सबसे छोटी इकाई है जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। अंचल क्या है, हल्का क्या है, हल्का क्या है, तो हल्का हम लोग जानेंगे अंचल की सबसे छोटी इकाई, अंचल की सबसे छोटी इकाई, अंचल की हल्का अंचल की सबसे छोटी इकाई है जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। पहले हम लोग बता चुके थे जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं, जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। अंचल हो गया, हल्का हो गया। इसके अलावा एक शब्द आता है पटवारी का, पटवारी। एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, आप इसे देखें तो आपको समझ में आएगा। सीएनटी धीरे धीरे काफी इजी आपको लगने लगेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, ये हमारे अनुभव है। तीसरा आपका जो शब्द आएगा वो होगा पटवारी। ये जो पटवारी है, तो पटवारी क्या है, तो पटवारी हल्का से राजस्व वसूली का काम करता है। ठीक है, मतलब जो हल्का से जो राजस्व वसूली का काम करता है, हल्का से राजस्व वसूली का काम, मतलब जिसको हम लोग राजस्व कर्मचारी बोलेंगे, राजस्व कर्मचारी। पटवारी को ही हम लोग राजस्व कर्मचारी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे आगे, सीएनटी में आएगा कास्ट। ये कास्ट क्या है, तो कास्ट का अर्थ हुआ खेती। कास्ट आएगा, इसे आप लोग जानेंगे। ये क्या होगा, ये होगा खेती। कास्ट मतलब क्या होगा, ये हो गया खेती। इसके साथ ही साथ एक शब्द आएगा कायमी। अभी आएगा सीएनटी में शब्द आएगा, तो पहले ही हम लोग ये सारी चीज को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो कायमी क्या होता है, कायमी कहेंगे किसको, तो वह भूमि जिस पर रैयत
दखलदार होने का हक रखता है। कायमी वह भूमि जिस पर रैयत बहुत इंपॉर्टेंट है, रैयत अपनी दखल का हक रखता हो, ये कहलाएगा कायमी। कि वह भूमि जिस पर, इस प्रकार की भूमि जिस पर रैयत अपनी दखल का हक रखता हो। एक शब्द आएगा आपका खतियान। तो खतियान जमीन का विस्तृत ब्यौरा को हम लोग खतियान बोलेंगे, एवं किसानों को दिया गया अधिकार का। खतियान में क्या होगा? खतियान में दो चीजें होगा, जमीन का विस्तृत ब्यौरा, खतियान में जमीन का विस्तृत ब्यौरा, एक ये आएगा। दूसरा आएगा जमीन का विस्तृत ब्यौरा एवं किसानों को दिया गया अधिकार का। किसान को दिया गया अधिकार का। खतियान जमीन का विस्तृत ब्यौरा और किसान को दिया गया अधिकार पर। इसमें खतियान शब्द यदि आएगा तो खतियान शब्द क्या जानेंगे? तो जमीन का एक विस्तृत ब्यौरा है ये, और किसान को दिया गया ये अधिकार पर। एक शब्द आएगा आपका सिकमी रैयत। सिकमी, एक एक करके आप देखते जाएं, पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि ये मैं 30 से 40 शब्द मैं आपको दिखाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक ये शब्द आप तक नहीं पहुंचेगा, आप इसका परिभाषा नहीं जानेंगे या शब्द नहीं जानेंगे, तब तक सीएनटी आपको उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि सीएनटी से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनकी जो परिभाषा है, शब्दावली है, वो आप तक पहले पहुंचा दें। तो एक आएगा आपका सिकमी रैयत। क्वेश्चन आपके जो पीटी में आएंगे यही सबसे आएंगे, सिकमी रैयत ये क्या है? तो सिकमी रैयत में हम लोग देखेंगे जिस जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं, जिस जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं, जिस जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं है वो कहलाएगा सिकमी रैयत। जिस जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं है वो कहलाएगा हमारा सिकमी रैयत। एक शब्द आएगा आप लोगों को, वो आएगा खेवट। देखेंगे खेवट क्या होता है। खेवट एक शब्द आएगा, ये होगा खेवट। तो खेवट क्या होगा? तो जमींदारों, खुटकट्टीदारों और भूमिहरों को दिया गया अधिकार पर। जमींदारों, खुटकट्टीदारों और जमींदारों, खुटकट्टीदारों और भूमिहरों को दिया गया अधिकार पर। ये क्या कहलाएगा? खेवट मतलब जमींदारों,
खुदकट्टीदारों और भूमिहीनों को दिया गया जो अधिकार पत्र है। इस अधिकार पत्र को हम लोग खेवट कहेंगे। एक एक करके आप इसे देखते जाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, ठीक है। एक शब्द आएगा आपका कोड़कर। कोड़कर, ये कोड़कर क्या है? कोड़कर, सीएनटी में ये सारे शब्द आएंगे आपको। कोड़कर, कोड़कर, तो वैसे कोड़कर मतलब कोड़कर, कोड़कर, तो वैसे खुदकट्टीदार, मतलब खुदकट्टीदार में हम लोग कहेंगे जो इस जंगल, मतलब जो झारखंड में जो मूलवासी जो हैं वो यहाँ पर आकर के इस जंगल को साफ करके खेती के योग बनाए, तो वैसे तो वो लोग कहलाएंगे खुदकट्टीदार। तो वैसे मूलवासी, झारखंड के जो मूल बाशिंदे हैं, जो इस झारखंड में जब आते हैं और पूरे जंगल को साफ करके खेती के योग बनाते हैं, तो ये खुदकट्टीदार कहलाते हैं। तो खुदकट्टीदार कोई मतलब वैसे कोड़कर, वैसे खुदकट्टीदार जो भूमि को साफ कर खेती योग बनाकर, वैसे खुदकट्टीदार, वैसे खुदकट्टीदार जो जमीन को साफ कर, जमीन को साफ कर जमीन को साफ कर खेती योग बनाकर, खेती योग्य बनाकर धान की खेती करते हैं। धान की खेती करते हैं, याद रखिएगा, ये कोड़कर कह रहे हैं। धान की खेती, वैसे खुदकट्टीदार जो जमीन को साफ कर खेती योग बनाकर धान की खेती करते हैं वो कहलाएंगे कोड़कर। कोड़कर। एक शब्द आएगा आपका मजुरुआ। मजुरुआ, तो मजुरुआ कहते किसको है? तो वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, यह भूमि रैयत की होती है। मजुरुआ, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, मजुरुआ। शब्द आएगा एक मजुरुआ, 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 मजुरुआ। तो मजुरुआ में क्या होगा? मजुरुआ में होगा कि वैसी भूमि, मजुरुआ वैसी भूमि जिस पर, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है। मजुरुआ में वैसी भूमि जिस पर, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, उस भूमि पर रैयत का अधिकार होता है। वैसी भूमि जिस पर फसल होती है, जिस पर रैयत का अधिकार होता है, रैयत का अधिकार होता है, ये कहलाएगा मजुरुआ। इसके बाद हमारा गैर मजुरुआ, तो वैसी भूमि जिस पर फसल या खेती नहीं होती। मजुरुआ के साथ साथ हमारा एक शब्द आएगा, इसी में हम लोग गैर मजुरुआ जोड़ देंगे। गैर मजुरुआ, तो गैर मजुरुआ में वैसी भूमि जिस पर फसल नहीं होती, वैसी भूमि जिस पर फसल नहीं होती और इस पर सरकार का अधिकार होता है। वैसी भूमि जिस पर फसल नहीं होती। दूसरी बात क्या होगी इस पर गैर मजुरुआ में क्या होता है कि यह भूमि, यह जमीन सरकार की होती है, यह जमीन
सरकार की होती, सरकार की होती, ये गैर मजुरवा भूमि कहलाएगा। ठीक है, तो इस गैर मजुरवा में हम लोग देखेंगे कि दो तरह का गैर मजुरवा भूमि होगा। एक होगा, आप देखिए, गैर मजुरवा तो वैसी भूमि जिस पर फसल नहीं होती और यह जमीन सरकार की होती है। ये जो गैर मजुरवा जो भूमि है, गैर मजुरवा जो भूमि है, इस गैर मजुरवा भूमि के दो भाग हैं। गैर मजुरवा आम और गैर मजुरवा खास। गैर मजुरवा खास, आम और खास। तो वैसी भूमि गैर मजुरवा आम जो भूमि होगा, आम का एक अलग विशेषता है और खास की एक अलग विशेषता है, जिस पर खेती नहीं की जाती। गैर मजुरवा आप देखेंगे कि गैर मजुरवा आम में वैसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती, वैसी भूमि आम में वैसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती। ठीक है, वैसी भूमि है जिस पर खेती नहीं होती है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये सरकार के कब्जे में होती है। आम जो भूमि ये सरकार के कब्जे में नहीं, ये सामुदायिक विकास हेतु इसका उपयोग होता है। ठीक है, सामुदायिक विकास हेतु विकास हेतु इसका उपयोग मतलब इस प्रकार की जो गैर मजुरवा आम जो भूमि है, न तो सरकार की होती है और न ही निजी मिल्कियत होती है। ठीक है, न तो सरकार के द्वारा और न ही, मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, न तो सरकार और न रैयत, दोनों में से कोई इस पे मतलब इसका कह सकते हैं कि अतिक्रमण नहीं कर सकता है। न तो सरकार, न सरकार और न ही रैयत इसका अतिक्रमण कर सकती है, इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। न तो सरकार और न ही रैयत इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। मतलब दोनों में से कोई नहीं इसका अतिक्रमण कर सकती है। तो इस प्रकार के जो गैर मजुरवा आम जो भूमि है, वो बेसिकली हमारा जो गैर मजुरवा आम जो भूमि है, उसका जो यूज होता है रास्ता के लिए, पगडंडी के लिए, बांध निर्माण के लिए, इसके अलावा पूजा स्थल के लिए, या फिर जानवरों का आराम गृह के रूप में इस प्रकार के गैर मजुरवा आम का उपयोग होता है। गैर मजुरवा आम में हम लोग देखेंगे उपयोग में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला जो उपयोग होगा वो हो गया रास्ता, पगडंडी, पूजा स्थल, रास्ता, पगडंडी, पूजा स्थल, रास्ता, पगडंडी, पूजा स्थल। इसके अलावा जानवरों का आराम गृह और तालाब बांध। जानवरों का आराम गृह, जानवरों का आराम गृह, जानवरों का आराम गृह और तालाब और बांध के निर्माण में गैर मजुरवा आम भूमि का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो गैर मजुरवा खास भूमि, ये जो खास है, इस खास का जो यूज होता है, जिस पर
इसका भी यही है कि जिस पर खेती नहीं की जाती, पर ये सरकार के कब्जा में होती है। खेती नहीं की जाती, खेती नहीं की जाती है और क्या ये सरकार के कब्जे में, सरकार के कब्जे में, इस प्रकार की भूमि सरकार के कब्जे में होती है। ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आएगा आपका जर पेशमी। जर पेशमी लिख लेंगे एक शब्द, जर पेशमी। क्या होता है ये जर पेशमी? आएगा आपका सीएमटी, जब आप पढ़ेंगे, इसकी धारा पढ़ेंगे तो वहां पे ये शब्द आएगा। तो उसके आने के पहले ही हम लोग जान जाए कि ये जर पेशमी है क्या। तो जर पेशमी, जर पेशमी, ये आखिर है क्या? तो 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। कोई भी भूमि जो है वो 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। 7 वर्ष के लिए दी गई भूमि जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए दी गई भूमि जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता, कोई ब्याज नहीं लगता, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता। 7 वर्ष के लिए दी गई भूमि जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता। तो भूमि का जब उत्पादन और उसका उपभोग जब कर लिया जाता है 7 वर्ष, उसके बाद भूमि जो है वो वापस ले ली जाती है। ठीक है। तो सरकार भी उसको वापस ले लेती है। तो भूमि का उत्पादन का उपभोग, भूमि के उत्पादन का उपभोग कर लेने के बाद उस भूमि को वापस ले ली जाती है। इस प्रकार की भूमि को जर पेशमी कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आएगा आपका कुर्सीनामा। तो कुर्सीनामा होता है ये फैमिली ट्री, या फिर हम कह सकते हैं इसको वंशावली के रूप में भी कहेंगे। कुर्सीनामा आप लिख लेंगे, कुर्सीनामा क्या हो? फैमिली ट्री, वंशावली। एक शब्द आएगा आपका खरपोश या खपरपोश। खरपोश या फिर खपरपोश। ये क्या है? खरपोश या खपरपोश। तो जमींदारों के द्वारा अपने निकट के संबंधियों को दी जाने वाली जो जमीन है, जमींदारों के द्वारा खरपोश या खपरपोश, ये क्या है? तो ये जो जमींदार हैं, टेन्योर होल्डर जिसको हम लोग कहेंगे, ये जो जमींदार हैं, जमींदार अपने निकटवर्ती जमींदार अपने निकटवर्ती संबंधी को दी जाने वाली जमीन है। तो जमींदार अपने निकटवर्ती सगे संबंधियों को भरण पोषण हेतु जो जमीन देती है, ये कहलाएगा खरपोश। मतलब वो जमींदार, उस समय के जो जमींदार हैं, वो जमींदार अपने निकटवर्ती सगे संबंधियों को उनके भरण पोषण के लिए जो भूमि दे देती है, वो खरपोश भूमि कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भूइंहरी जमीन। ठीक है। तो भूइंहरी जमीन होता क्या है वो जानेंगे, क्योंकि सीएमपी में अभी ये शब्द आएगा। भूइंहरी जमीन क्या है? तो मुंडारी फुटकट्टीदार
की जो जमीन है, मुंडारी खुटकट्टीदार, हम आगे आपको पढ़ाएंगे मुंडारी खुटकट्टीदार। तो मुंडारी खुटकट्टीदार बेसिकली जो है वो मुंडा लोग जो जमीन को साफ करके खेती योग बनाते हैं वो कहलाते हैं मुंडारी खुटकट्टीदार। तो इसी में है भुईंहरी जमीन। तो मुंडारी खुटकट्टीदार की जमीन को भुईंहरी जमीन कहते हैं। भुईंहरी जमीन, भुईंहरी जमीन, भुईंहरी जमीन। मुंडारी खुटकट्टीदार, मुंडारी खुटकट्टीदार की जमीन, मुंडारी खुटकट्टीदार की जमीन, मुंडारी खुटकट्टीदार की जमीन। तो अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि रांची जिला के 2482 गाँव, रांची जिला के रांची जिला के 2482, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीटी में हो सकता है, पूछ सकता है। मुंडारी खुटकट्टीदार जो जमीन है रांची जिला के 2482 गांव में इस प्रकार के जमीन पाया जाता है। 2482 गांव में पाया जाता है, गांव में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दें। तो भुईंहरी जमीन तो मुंडारी खुटकट्टीदार की जमीन है, भुईंहरी जमीन। तो रांची जिला के 2482 गांव में इस प्रकार की भुईंहरी जमीन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक शब्द आएगा आपका चास। तो चास आप लोग लिख लेंगे कि खेती या जोत से इसका संबंध है। चास का संबंध किससे? खेती या जोत से संबंध है, चास। इसके अलावा एक शब्द आएगा आपको जिन्स, जिन्स। तो जिन्स मतलब फसल होता है, जिन्स शब्द आएगा, जिन्स, जिन्स, जिन्स का अर्थ हो गया फसल। चास, चास भी आएगा, चास, जिन्स या चास। चास खेती या जोत से इसका संबंध, चास का अर्थ हो गया खेती, खेती। ठीक है। तो इस तरीके से एक शब्द आएगा आपका डाली कटारी। तो डाली कटारी क्या है? डाली कटारी तो ये एक प्रकार का भुईंहरी भूमि है। भुईंहरी भूमि किसको बोलेंगे? भुईंहरी जमीन। तो मुंडारी खुटकट्टीदार की जो जमीन है वो भुईंहरी भूमि है। तो डाली कटारी क्या है? तो डाली कटारी ये एक प्रकार का भुईंहरी भूमि है जो गांव के पाहन के संरक्षण में। डाली कटारी लिखिए, डाली कटारी, डाली, डाली, डाली कटारी क्या है? डाली कटारी ये एक प्रकार की, डाली कटारी एक प्रकार की भुईंहरी भूमि, एक प्रकार की, एक प्रकार की भुईंहरी भूमि, एक प्रकार की भुईंहरी भूमि है। नियंत्रण, जिस पर नियंत्रण किसका रहता है? नियंत्रण, जिस पर जो नियंत्रण है वो पाहन के संरक्षण में रहता है। पाहन के, पाहन के संरक्षण। ये डाली कटारी जो भूमि है वो एक प्रकार की भुईंहरी भूमि है और ये पाहन के संरक्षण में ये रहता है। ठीक है। तो ये पाहन के संरक्षण में रहता है। तो इसके ऊपर से जो डाली कटारी जो भूमि है इसके ऊपर से ग्राम देवता की पूजा होती है। डाली कटारी जो भूमि होती है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से क्या? तो ग्राम देवता की पूजा होती है, ग्राम देवता की पूजा होती है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आते जा रहा है। डाली कटारी
एक प्रकार की भूइंहरी भूमि है, पाहन के संरक्षण में ये होता है, और इसके ऊपर से क्या होता है, ग्राम देवता की पूजा होती है। ठीक है, इसको हम लोग सेवा भूमि के रूप में भी जानते हैं। ये सेवा भूमि है, ये सेवा भूमि, सेवा भूमि, ठीक है, सेवा, ये सेवा भूमि। इसके साथ ही साथ ये सामुदायिक प्रकार की भूमि है, सामुदायिक लोगों की भूमि, ये सेवा भूमि है, ये सामुदायिक प्रकार की भूमि, सामुदायिक प्रकार की भूमि है। तो ये कहलाएगा डाली कटाली। देखिए कितना पॉइंट इसमें आएगा। डाली कटाली एक प्रकार की भूइंहरी भूमि, पाहन के संरक्षण में, इसके ऊपर से ग्राम देवता की पूजा होती है, ये सेवा भूमि है, और ये सामुदायिक प्रकार की भूमि है। ठीक है, इसके अलावे दोआमी, एक शब्द आएगा आपको, दोआमी, 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 ये क्या बताया भाई, तो दोआमी अस्थाई बंदोबस्त की भूमि। ठीक है, दोआमी, आगे हम लोग बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त क्या है, जिससे अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा ही अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी प्रथा आया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस अस्थाई बंदोबस्त के कारण ही झारखंड में मुंडाओं, एक मुंडा नहीं कह सकते, पूरे झारखंड में जो जनजातीय समुदाय है उनमें लगान की दर को बढ़ा दिया गया, जिससे लगान की दर बढ़ने से पूरी झारखंडी समुदाय है वो अपने आप को काफ़ी शोषित महसूस करने लगे, और शोषण, उनमें असंतोष की भावना पनपी, और असंतोष के परिणाम के कारण ही बहुत सारे आंदोलन, विद्रोह हुए, जिनमें बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, ये सारे विद्रोह थे। तो हम लोग इसी में हम लोग देखेंगे ये दोआमी, दोआमी क्या है, तो अस्थाई बंदोबस्त की जो भूमि है, अस्थाई बंदोबस्त की भूमि, दोआमी अस्थाई बंदोबस्त की भूमि, अस्थाई बंदोबस्त की भूमि। इसके अलावा एक भूमि होगा, भूमि नहीं, एक शब्द आएगा आपका परजा, 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 एक शब्द आएगा आपका परजा। ये परजा क्या है, परजा, ये जो परजा है तो वो हम लोग देखेंगे कि मुंडारी खुरकटीदार और भूइंहरों द्वारा बसाए गए जो रैयत है, मुंडारी खुरकटीदार जो हुए, जो इस जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाए, उन लोग जो है, जो रैयत को यहाँ पे बसाते हैं, तो वैसे रैयत को परजा कहा जाता है। मुंडारी खुरकटीदार द्वारा, मुंडारी कट्टीदारों द्वारा, ठीक है, मुंडारी कट्टीदारों द्वारा बसाए गए रैयतों, मुंडारी कट्टीदारों द्वारा बसाए गए रैयतों को परजा कहते हैं, ये परजा। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एक शब्द आएगा आपका हिब्बा नामा, हिब्बा नामा। ये सारे शब्द काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आएंगे अभी। तो जब फर्स्ट क्लास, जब आप बेहतर तरीके से ये जो शब्द है, सीएमटी से संबंधित शब्द है, जितने उन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो जो सीएमटी का जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए।
तो एक शब्द देखिएगा हिब्बा नामा, तो ये दान पत्र होता है। तो वह भूमि जो दान में दी जाती है, दान में दी जाने वाली भूमि को हिब्बा नामा कहा जाता है। हिब्बा नामा, हिब्बा, हिब्बा, हिब्बा नामा, दान में दी जाने वाली भूमि, दान में दी जाने वाली भूमि, ये क्या कहलाएगा? ये हिब्बा नामा कहलाएगा। इसके अलावा आएगा एक शब्द माल, तो माल का अर्थ हुआ लगान। एक शब्द आएगा शासन, शासन या शासन देरी या हड़गड़ी, शासन देरी, शासन देरी, शासन, शासन देरी या हड़गड़ी, शासन देरी या, ये कब्रगाह है। शासन देरी जो है या हड़गड़ी, ये कब्रगाह है। मुंडारी खुटकट्टीदारों का कब्रगाह, मुंडारी खुटकट्टीदारों का, मुंडारी दारों का ये कब्रगाह है। कब्रगाह क्या कहलाएगा? ये शासन देरी या हड़गड़ी कहलाएगा। इसके अलावा एक शब्द आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हुकूकनामा। हुकूक, हुकूकनामा, ध्यान देंगे, हुकूकनामा, 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 हुकूकनामा। तो ये हुकूकनामा क्या है? तो हुकूकनामा जिसमें मुंडा और मानकी के अधिकार एवं कर्तव्यों का कर्तव्य को बताया गया। हुकूकनामा में मतलब अधिकार, हुकूकनामा मुंडा और मानकी के, मुंडा मानकी के अधिकार, अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। हुकूकनामा में मुंडा और मानकी के कुछ अधिकार और कर्तव्य को बताया गया है। इसी अधिकार और कर्तव्य को हुकूकनामा कहा जाता है। और हुकुमनामा भी एक शब्द आएगा, हुकुम, हुकुमनामा। ये जमींदारों को द्वारा दिया गया जो आदेश पत्र है, हुकुमनामा कहलाएगा। हुकुमनामा में क्या कहेगा? ये जमींदार द्वारा दिया गया लिखित आदेश है। जमींदार द्वारा दिया गया, जमींदार द्वारा दिया गया लिखित आदेश, जमींदार द्वारा दिया गया लिखित आदेश है। इसके अलावा एक शब्द आएगा दखल दिहानी, दखल दिहानी। तो जमीन पर कानूनी कब्जा दिलाना दखल दिहानी कहलाएगा। दखल दिहानी, जमीन पर कानूनी कब्जा, जमीन पर कानूनी कब्जा दिलाना कहलाएगा दखल दिहानी। एक शब्द आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, मझियस, मझियस, मझियस। ये शब्द देखेंगे, मझियस, 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 मझियस। ये मझियस क्या है? तो जमींदारों को दी जाने वाली विशेष अधिकार की भूमि। मझियस क्या है? तो जमींदार को दी जाने वाली, जमींदार को दी जाने
विशेष अधिकार की भूमि। मझियस कहलाएगा। मझियस क्या है? तो जमींदार को दी जाने वाली विशेष अधिकार की भूमि थी, विशेष अधिकार की भूमि थी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि झारखंड में सीएनटी से संबंधित इतने सारे शब्दावली आप तक हम पहुंचाएं, और इन सारे शब्दावली को आप बार बार ध्यान दें। और मुझे लगता है कि ये सारे शब्दावली आप तक, आपके जहन तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो सेकेंड जो लेक्चर हमारा आएगा वो आएगा हमारा सीएनटी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे। पूरे सीएनटी कैसे आया, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके विकास क्रम को हम लोग बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम बताएंगे इसमें कौन सी धारा है, उन धाराओं का चर्चा करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का ये जो फर्स्ट क्लास आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। इन्हीं क्लास के साथ आज का जो ये फर्स्ट क्लास है मैं समाप्त करता हूँ। सेकेंड क्लास में हम लोग सीएनटी में जुड़ेंगे। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताने का प्रयास करें कि सीएनटी कोई हवा नहीं है। इसको धीरे धीरे हम लोग 3 से 4 से 5 क्लास में हम लोग पूरे सीएनटी को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम आप